नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 27 जनवरी 2026 मंगलवार। नमस्कार। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। और आज तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। एकदम फोकस्ड एनालिसिस। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने बहुत कुछ है समझने के लिए। सबसे बड़ी खबर तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है। हाँ, जैसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। एग्जैक्टली। इसके बाद हम गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2026 की गहराइयों में उतरेंगे, जहां भारत के एनर्जी फ्यूचर का रोड मैप तैयार हो रहा है। वहां से भी कुछ बड़ी स्ट्रैटेजिक डील्स की खबर है। बिल्कुल। फिर डिफेंस और एविएशन सेक्टर में अदानी और एम्ब्रेयर की बड़ी पार्टनरशिप पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी दो बड़े फैसले आए हैं। हाँ, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियों को लेकर और दूसरा यूजीसी के नए नियमों पर। दोनों ही पॉलिटी के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। सही कहा। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, बैंक हड़ताल, रिपब्लिक डे के टैब्लो और भी बहुत कुछ है। तो चलिए एक एक करके इन सभी विषयों का विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से। नई दिल्ली में 16th इंडिया ईयू समिट के दौरान भारत और यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू कहते हैं, ने आखिरकार एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत पूरी कर ली है। एक बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ है। सही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है। ये नाम ही इसकी अहमियत बता रहा है। बिल्कुल। जब लीडर्स खुद ऐसा टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब ये सिर्फ एक और ट्रेड डील नहीं है। लगभग 2 दशकों से 20 इयर्स से इस डील पर बात चल रही थी और ये सिर्फ सामान के व्यापार तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआईज भी शामिल हैं। ये एक कॉम्प्रहेंसिव डील है। सोचिए, ये लगभग 2 अरब 2 बिलियन लोगों के बाजार को एक साथ लाता है। हाँ, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको सिलेबस से मैप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ, उसमें कहाँ फिट होता है ये? इसमें सीधे सीधे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया वाला हिस्सा कवर होता है। मेंस में सवाल आ सकता है कि ये एफटीए भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगा, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। राइट। और जीएस पेपर 3? जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, यहाँ इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजीज जैसे टॉपिक्स के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। हम समझेंगे कि कैसे ये डील भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को शेप कर सकती है। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो इसमें तथ्यों का खजाना है। टैरिफ्स में कितनी कटौती हुई, कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा हुआ, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है। और वो एक कॉम्प्लेक्स सा टर्म था, सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हाँ, सीबैम, उसका मुद्दा कैसे सुलझा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रूशल है। हम इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। यानी बीटीआई के नाम से। हाँ, बीटीआई। लेकिन 2013 में ये रुक गई। आखिर 6 साल की बातचीत के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये ठंडे बस्ते में चली गई? क्योंकि दोनों पक्षों की मांगें, जिन्हें हम ट्रेड नेगोशिएशंस की भाषा में ऑफेंसिव इंटरेस्ट्स कहते हैं, बहुत अलग थी और उन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। अच्छा, तो क्या क्या मांगे थी? इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ईयू की मांगें क्या थीं? यूरोपियन यूनियन चाहता था कि भारत ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स और स्पिरिट्स पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज में भारी कटौती करे। हाँ, भारत में यूरोपियन कार्स पर तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगता था। बिल्कुल, 100% से भी ज्यादा। ईयू के लिए ये एक बहुत बड़ा नॉन टैरिफ बैरियर था। वो चाहते थे कि उनकी कंपनियों को भारतीय बाजार में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और भारत की क्या मांगे थी? भारत का स्ट्रेंथ है सर्विसेज सेक्टर, तो भारत अपनी सर्विसेज सेक्टर के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहता था, खासकर मोड 4 के तहत। मोड 4 ये क्या होता है? मोड 4 का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस। आसान भाषा में हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का ईयू में जाकर काम करना आसान हो। अच्छा, मतलब वीजा नॉर्म्स को रिलैक्स करने की मांग थी। एग्जैक्टली। साथ ही भारत डेटा एडिक्वेसी का स्टेटस भी चाहता था। इसका मतलब है कि ईयू भारत के डेटा प्रोटेक्शन लॉस को अपने जीडीपीआर स्टैंडर्ड्स के बराबर माने, जिससे डेटा ट्रांसफर आसान हो जाता।
तो इन मुद्दों पर बात अटक गई। हाँ, इन फंडामेंटल मतभेदों के कारण बातचीत 2013 में रुक गई। कोई मिडिल ग्राउंड मिल ही नहीं रहा था। तो फिर 2013 से 2022 तक लगभग 9 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि बातचीत फिर से पटरी पर आ गई? दुनिया में क्या बदल गया था? जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, मतलब भू राजनीति और आर्थिक हकीकतें, उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला क्या था? पहला, पोस्ट पैंडेमिक रियलिटी। कोविड-19 के बाद दुनिया ने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस देखे। जब चीन में लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। हाँ, ये तो हमने देखा है। चिप्स की कमी, शिपिंग कंटेनर्स का महंगा होना। बिल्कुल। हर देश को समझ आया कि किसी एक देश, खासकर चीन पर अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के लिए निर्भर रहना कितना खतरनाक है। इसे डी रिस्किंग कहते हैं। डी रिस्किंग, ठीक है। और दूसरा कारण? दूसरा, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इसी डी रिस्किंग का नतीजा था चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अब चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही थी। और भारत उसके लिए एक बड़ा दावेदार है। स्वाभाविक दावेदार। अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्किल्ड वर्कफोर्स और बड़े डोमेस्टिक मार्केट के साथ भारत एक नेचुरल चॉइस बनकर उभरा। और तीसरा कारण? तीसरा था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ब्रसेल्स, जो ईयू का डिफैक्टो कैपिटल है, और नई दिल्ली, दोनों को अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत महसूस हुई। मतलब अपनी जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। सही पकड़े। ईयू को सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करनी थी, और भारत को भी हाई एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना था। इन सभी वजहों ने दोनों को बातचीत की मेज पर वापस ला दिया और एक डील करने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आपने सीबीआईएम का जिक्र किया था। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या चीज है? ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, यह है भी टेक्निकल, पर समझना जरूरी है। सीबीआईएम यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है। कंट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि इसके तहत ईयू अपने यहाँ इंपोर्ट होने वाले कार्बन इंटेंसिव गुड्स जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स पर एक कार्बन टैक्स लगाता है। अच्छा, मतलब अगर भारत से स्टील ईयू में जाएगा तो उस पर एक कार्बन टैक्स लगेगा? हाँ, अगर वो स्टील बनाने में ईयू के स्टैंडर्ड से ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ है तो। इसका मकसद है कार्बन लीकेज को रोकना। अब ये कार्बन लीकेज क्या है? मान लीजिए ईयू में कोई स्टील कंपनी है, उसे सख्त एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अगर वो भारत से स्टील इंपोर्ट करे जहां मान लीजिए एनवायरमेंटल नियम ढीले हैं, तो भारत का स्टील सस्ता होगा। हाँ, तो ईयू की अपनी कंपनी तो कम्पीट ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो वो कंपनी क्या करेगी? वो भी अपना प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर देगी। इसी को कार्बन लीकेज कहते हैं। समझ गए। तो ईयू अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने और क्लाइमेट गोल्स को एनफोर्स करने के लिए ये कर रहा है। एग्जैक्टली। पर ये भारत के मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस अभी भी ज्यादा कार्बन इंटेंसिव हैं। इस एफटीए में इस मुद्दे को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी। और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई का क्या महत्व है इस डील में? जीआई एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे पेटेंट या कॉपीराइट होता है। ये किसी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी से जोड़ता है। जैसे दार्जिलिंग चाय? बिल्कुल। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेपुटेशन या कोई और कैरेक्टरिस्टिक उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से होती है। जैसे फ्रांस की शैंपेन सिर्फ शैंपेन रीजन में बनने वाली स्पार्कलिंग वाइन को ही कह सकते हैं। हाँ, और कोई नहीं कह सकता। सही। इस एफटीए में जीआई प्रोटेक्शन शामिल होने का मतलब है कि भारत के 500 से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट्स, जैसे बासमती चावल, अल्फोंसो आम, हाँ, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, इन सबको यूके के 27 देशों में कानूनी सुरक्षा मिलेगी। कोई और देश इन नामों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और बदले में हमें भी उनके जीआईस को प्रोटेक्ट करना होगा। हाँ, यूके जीआई प्रोडक्ट्स जैसे स्कॉच विस्की, पार्मेजान चीज को भारत में प्रोटेक्शन मिलेगा। ये हमारे फार्मर्स और आर्टिजन्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इकोनॉमिक स्केल क्या है? ये कितनी बड़ी है? बहुत बड़ा। आप आंकड़ों से समझिए। भारत और ईयू की इकोनॉमीज मिलकर दुनिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा है। 1/4 of the world's GDP. वाओ! हाँ, 25%। दोनों के बीच का व्यापार ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3 यानी 1/3 है। और बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू कितनी है? साल 2024-25 में दोनों के बीच सिर्फ गुड्स का बायलैटरल ट्रेड करीब 120 बिलियन यूरो यानी लगभग $136 बिलियन, $136 बिलियन।
था। और इस डील के बाद क्या होगा? डील के तहत ईयू से भारत आने वाले 96.9% से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मतलब लगभग 97% चीजों पर ड्यूटी जीरो हो जाएगी। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें वाइन्स, स्पिरिट्स और ऑटोमोबाइल्स पर बड़ी कटौती शामिल है। अगर इसे सेक्टर्स में तोड़कर देखें तो किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है भारत के लिए? भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को होगा, जैसे टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इन सेक्टर्स को ईयू मार्केट में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इससे ग्लोबल मार्केट में हमारा मुकाबला बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बेहतर होगा, जिन्हें ईयू से पहले से ही ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है। हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाएंगे। और सर्विसेज का क्या? सर्विसेज में भी बड़े गेन्स की उम्मीद है, खासकर आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। और ईयू को क्या फायदा है? उनके लिए मशीनरी, केमिकल्स, हाई एंड फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स के लिए 1.4 बिलियन लोगों के भारतीय बाजार में बेहतर एक्सेस मिलेगा। यह उनकी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। ठीक है, अब इसका मेंस के नजरिए से विश्लेषण करते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है? ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से कैसे अलग है? इसका मतलब है कि भारत और यूरोप अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब आप किसी मुद्दे पर साफ साफ स्टैंड नहीं लेते ताकि आपके ऑप्शंस खुले रहें। लेकिन अब ये डील एक कॉन्क्रीट इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये सिर्फ बातें नहीं, एक्शन है। अच्छा, ये किसी बड़े डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ भारत का पहला डीप ट्रेड अग्रीमेंट है। ये भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी में एक मैच्योरिटी को दिखाता है। पहले हमारे एफटीए ज्यादातर एशियन देशों के साथ थे, है ना? बिल्कुल। अब तक भारत का फोकस लुक ईस्ट पॉलिसी पर था, जिसमें हमने आसियान, जापान, साउथ कोरिया के साथ एफटीएस किए। ये डील एक लिंक वेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की शुरुआत है। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल ट्रेड रूल्स को शेप करने में एक एक्टिव रोल निभाना चाहता है, न कि सिर्फ उन्हें फॉलो करना। दूसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। इसकी टाइमिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है? इस डील की टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। एक तरफ अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना रहा है, मतलब अमेरिका फर्स्ट वाली बात। हाँ, जहां वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगा रहा है। दूसरी तरफ चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बनाया हुआ है। राइट। ऐसे में इंडिया ईयू एक्सेस एक डेमोक्रेटिक सप्लाई चेन का विकल्प देता है। ये वो देश हैं जो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि उर्सुला वॉन डर लियॉन ने कहा, यह डील एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, एक टूटी हुई दुनिया को दिखाती है कि एक और रास्ता संभव है। इससे जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? इससे ईयू की चीन पर ओवर रिलायंस कम होगी और भारत को अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए हाई टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर, सेक्टोरल इम्प्लीकेशंस, खासकर ऑटोमोबाइल्स। इस पर सहमति कैसे बनी? ये तो सालों से अटका हुआ था। ऑटोमोबाइल्स हमेशा से सबसे कंटेंशियस इशू, सबसे विवादित मुद्दा रहा है। इस डील में एक बहुत ही संतुलित और क्रिएटिव समाधान निकाला गया है। क्या समाधान निकाला? ईयू की कार्स पर इंपोर्ट टैरिफ को 110%, 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी कटौती है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा? यहाँ एक कैच है, यह कटौती एक स्पेसिफिक कोटा के लिए है। 250,000 गाड़ियां हर साल। अब 14 क्वार्टर था, इसके ऊपर नॉर्मल टैरिफ लगेगा। इससे ईयू की मार्केट एक्सेस की मांग भी पूरी होती है और भारत के डोमेस्टिक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि वो अचानक आने वाले कंपटीशन से बर्बाद ना हो। ये तो वाकई एक स्मार्ट सोल्यूशन है। और वाइन्स और स्पिरिट्स का क्या? वाइन्स एंड स्पिरिट्स पर ड्यूटीज कम होने से भारतीय कंज्यूमर्स के लिए कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए क्वालिटी अपग्रेड करने का चैलेंज भी बढ़ेगा। और सर्विसेज, जो भारत की मेन मांग थी? सर्विसेज, जो भारत का ऑफेंसिव इंटरेस्ट है, उसमें हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस विजिटर्स के लिए ईयू में मूवमेंट आसान होने की संभावना है, जो हमारी लंबे समय से चली आ रही मोड 4 की मांग को पूरा करेगा। और सीबैम का मुद्दा कैसे सुलझा? वो तो एक बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर था। ये नेगोशिएशन का एक क्रिटिकल हिस्सा था और भारतीय नेगोशिएटर्स की एक बड़ी सफलता है। भारत ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि एक सोल्यूशन प्रपोज किया। क्या सोल्यूशन था? भारत ने एक मिडिल ग्राउंड या ट्रांजिशन मैकेनिज्म की मांग की, ताकि हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर इसका असर कम हो। समाधान ये निकला कि ईयू
भारत के ग्रीन ट्रांजिशन में मदद के लिए 500 मिलियन यूरोज 500 मिलियन यूरोस। हाँ, 500 मिलियन यूरोज का एक सपोर्ट फंड देगा। ये फंड भारत के एमएसएमईज और हेवी इंडस्ट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और अपने एक्सपोर्ट्स की कार्बन इंटेंसिटी कम करने में मदद करेगा। वाह, तो मतलब एक ट्रेड बैरियर को कोऑपरेटिव मैकेनिज्म में बदल दिया। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि ट्रेड और क्लाइमेट चेंज गोल्स को एक साथ लाया जा सकता है। ये भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। इस डील के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में यानी अगले कुछ महीनों में तुरंत इन्वेस्टर सेंटिमेंट में उछाल आएगा। मतलब FIIs और FDI बढ़ेगा? बिल्कुल। यूरोपियन कंपनियां भारत में ड्यूटी फ्री रिजीम का फायदा उठाने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की घोषणा कर सकती हैं। स्टॉक मार्केट, खासकर ऑटो, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर्स में कुछ वोलेटिलिटी दिख सकती है, क्योंकि मार्केट विनर्स और लूजर्स को डाइजेस्ट करेगा। और मीडियम टर्म में, मान लीजिए अगले 5-7 साल में? मीडियम टर्म में उम्मीद है कि 2032 तक बायलैटरल ट्रेड दोगुना हो जाएगा, डबल। भारतीय एमएसएमईज को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जैसे क्वालिटी, लेबर, एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करना होगा, जिससे लॉन्ग रन में उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में ये एग्रीमेंट यूके और ओमान जैसे देशों के साथ चल रही बातचीत के लिए एक टेम्पलेट सेट करता है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में भारत की स्थिति को एक पिवटल नोड के रूप में स्थापित करता है, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। तो अब आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या ये डील कल से लागू हो जाएगी? नहीं, अभी इसमें कुछ कदम बाकी हैं। अगला कदम है टैक्स की लीगल स्क्रबिंग। लीगल स्क्रबिंग मतलब दोनों तरफ के लॉयर्स कानूनी भाषा की हर डिटेल की जांच करेंगे ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। इसके बाद रैटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन की प्रक्रिया होगी। ये रैटिफिकेशन कैसे होता है? भारत में पार्लियामेंट इसे रैटिफाई करेगी। ईयू में ट्रेड डील्स यूरोपियन पार्लियामेंट से रैटिफाई होती हैं, लेकिन इस डील का जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन चैप्टर है उसे शायद ईयू के हर 27 मेंबर स्टेट की नेशनल पार्लियामेंट से भी रैटिफाई करवाना पड़ सकता है, जिसमें समय लग सकता है। अच्छा, तो इसमें अभी भी कुछ महीने या साल लग सकते हैं? हाँ, और भारत को अपनी तरफ से एक डेडिकेटेड FTA इम्प्लीमेंटेशन सेल बनाना होगा, जो हमारे एक्सपोर्टर्स को, खासकर MSMEs को, रूल्स ऑफ ओरिजिन कंप्लायंस पर गाइड करे। रूल्स ऑफ ओरिजिन? हाँ, रूल्स ऑफ ओरिजिन ये तय करते हैं कि कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया माना जाएगा या नहीं, ताकि कोई तीसरा देश इसका गलत फायदा ना उठा सके। चलिए अब चलते हैं गोवा, जहां इंडिया एनर्जी वीक यानी IEW 2026 का उद्घाटन हुआ है। हाँ, एनर्जी सेक्टर के लिए ये साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया और ग्लोबल एनर्जी मिनिस्टर्स और CEOs को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का एनर्जी सेक्टर 500 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल रखता है। 500 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस इवेंट में कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक डील्स भी साइन हुए हैं। हाँ, और ये UPSC के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। GS पेपर 3 में एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स सीधे इससे जुड़ते हैं। और GS2 के लिए? GS पेपर 2 में एनर्जी डिप्लोमेसी का एंगल है कि कैसे भारत दूसरे देशों के साथ अपने एनर्जी इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर रहा है। और प्रीलिम्स के लिए तो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं ही, जैसे IEW 2026 कहाँ हुआ? गोवा में। ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हाँ, और कौन से MOU साइन हुए, ये सब जरूरी है। इन डील्स में सबसे खास कौन सा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? सबसे अहम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और ब्राजील की सरकारी कंपनी पेट्रोब्रास के बीच हुआ $780 मिलियन, $780 मिलियन का क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट। ब्राजील से क्रूड ऑयल? हाँ, इसके तहत BPCL ब्राजील से 12 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा, जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम का दोगुना है। डबल? वाओ! इसके अलावा ONGC के लिए शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। इस ब्राजील वाले डील का स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? हम तो मिडिल ईस्ट और रशिया से तेल खरीदते ही हैं, तो ब्राजील क्यों? ये भारत की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का 85% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। मतलब हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं। बिल्कुल, ये हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी वल्नरेबिलिटी है। पारंपरिक रूप से हम मिडिल ईस्ट के देशों जैसे इराक, सऊदी अरेबिया पर निर्भर रहे हैं। हाल में हमने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाकर रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा है। लेकिन इन दोनों ही रीजन्स में इंस्टेबिलिटी का खतरा बना रहता है। एग्जैक्टली। अब हम लैटिन अमेरिका, खासकर ब्राजील और गयाना की तरफ जाकर अपने क्रूड बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है।
हेजिंग मतलब अपने रिस्क को कम करना। हाँ, ये हमें पर्शियन गल्फ में किसी जियोपॉलिटिकल शॉक जैसे किसी युद्ध या ब्लॉकेड या रशिया सप्लाईज पर फ्यूचर में लगने वाले सैंक्शंस रिलेटेड डिसरप्शन से बचाएगी। प्रधानमंत्री ने ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात की। इसका क्या मतलब है? हम तो तेल इंपोर्ट करते हैं, तो रिफाइन करके क्या करेंगे? यही तो स्ट्रैटेजी है। भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को मौजूदा 260 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, जिसे MMTPA कहते हैं, से बढ़ाकर 300 MMTPA करने का लक्ष्य रखा गया है। 300 MMTPA। ये भारत को रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड बनाने के एम्बिशन को दिखाता है। देखिए, जहां पश्चिम में, यूरोप और अमेरिका में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण पुरानी रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, वहीं भारत कैपेसिटी बढ़ा रहा है। क्यों? ताकि हम कच्चा तेल इंपोर्ट करें, उसे अपनी एडवांस्ड रिफाइनरीज में रिफाइन करें और वैल्यू एडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल बनाकर यूरोप और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करें। अच्छा, तो ये वैल्यू एडिशन वाली बात है। बिल्कुल, ये एक डुअल स्ट्रैटेजी है। कच्चा तेल इंपोर्ट करो और रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करो। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD मैनेज होता है और भारत एनर्जी ट्रेड में एक की प्लेयर बनता है। और आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र हुआ। एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? बिल्कुल, ONGC और जापान की मित्सुई OSK लाइंस के बीच वेरी लार्ज इथेन कैरियर्स यानी VLECs बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। VLECs ये क्या होते हैं? VLCs बहुत ही स्पेशलाइज्ड हाईटेक वेसल्स होते हैं जो इथेन ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। इथेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। और अब तक हम इन्हें इंपोर्ट करते थे? हाँ, भारत के पास अब तक इन्हें बनाने की इंडिजीनस कैपेसिटी नहीं थी। हम साउथ कोरिया या जापान पर निर्भर थे। ये पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल कैपेबिलिटी बिल्डिंग में मदद करेगी। इससे शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम डेवलप होगा और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक तरफ हम फॉसिल फ्यूल्स यानी तेल और गैस में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो बाय 2070 की बात करते हैं। ये एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही भारत का प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक अप्रोच है। देखिए, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमें अपनी ग्रोथ को पावर करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ग्रोथ के लिए फॉसिल फ्यूल जरूरी है? इमीडिएट ग्रोथ के लिए हाँ, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में किया जा रहा है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स पर भी जोर है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि इमीडिएट ग्रोथ फेज यानी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए को पावर देने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए और इसी ग्रोथ से कमाए गए रिसोर्सेज से 2070 तक नेट जीरो के फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जाए। मतलब फॉसिल फ्यूल से ग्रीन ट्रांजिशन को फंड करना। बिल्कुल। IW में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF प्लांट्स के लिए भी अग्रीमेंट्स हुए जो ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन्स और न्यू एनर्जी के बीच के गैप को भरते हैं। ये एक ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी है, ओवरनाइट शिफ्ट नहीं। एविएशन सेक्टर से एक बड़ी खबर है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। हाँ, एक और ब्राजील कनेक्शन। इसके तहत भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी RTA बनाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। ये एक लैंडमार्क MOU है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें एम्ब्रायर के E190E2 और E195E2 कमर्शियल जेट्स के लिए भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL स्थापित करने पर फोकस किया गया है। ये UPSC के लिए कहाँ रेलेवेंट है? GS पेपर 3 में मेक इन इंडिया, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर उड़ान स्कीम के लिए रेलेवेंट है। साथ ही GS पेपर 2 में इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मूव है। भारत में इस तरह की पार्टनरशिप की जरूरत क्यों थी? हमारे पास तो एयरलाइंस है, वो प्लेन खरीद ही लेती हैं। क्योंकि इंडियन एविएशन में एक बहुत बड़ा गैप है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे पास कोई डोमेस्टिक सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, एक भी नहीं। सब कुछ इंपोर्ट होता है। सब कुछ। मार्केट में बड़े जेट्स यानी 180 सीटर प्लस के लिए एयरबस और बोइंग का दुओपोली है और छोटे टर्बोप्रॉप्स के लिए ATR का दबदबा है, लेकिन एक मिसिंग मिडल है। मिसिंग मिडल? हाँ, टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने के लिए एफिशिएंट रीजनल जेट्स, एम्ब्रायर के 70 से 150 सीट्स वाले जेट्स इस नीश को परफेक्टली फिट करते हैं। वे एयरबस A320 से छोटे हैं,
लेकिन टर्बोप्रॉप से ज्यादा तेज और कंफर्टेबल हैं। अच्छा, तो ये उड़ान स्कीम के लिए परफेक्ट है? एग्जैक्टली। भारत के NAL सारस RTA प्रोग्राम में भी काफी डिलेज हुए हैं, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर लेड JV एक बहुत अच्छा कदम है। तो मेंस के नजरिए से इसके क्या मायने हैं? हम इससे पॉइंट्स में कैसे समझ सकते हैं? पहला, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन सिविल एविएशन। अभी हमारी एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने में अरबों डॉलर खर्च करती हैं। फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन होता है। बिल्कुल। भारत में फाइनल असेंबली लाइन FAL बनने से ये रुकेगा। ये भारत को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल हब बनाने की दिशा में पहला कदम है। दूसरा पॉइंट। दूसरा, बूस्टिंग रीजनल कनेक्टिविटी। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। एम्ब्रायर E2 जेट्स की ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, उनका फ्यूल बर्न कम है। मतलब इन्हें चलाना सस्ता है। हाँ, इससे रीजनल रूट्स बिना भारी सरकारी सब्सिडी के भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हुबली, झरसुगुदा, किशनगढ़ जैसे शहरों को मेट्रो सिटी से जोड़ने के लिए ये एयरक्राफ्ट आइडियल हैं। ये उन राउट्स के लिए परफेक्ट हैं जहां 180 सीटर प्लेन भरना मुश्किल है, लेकिन 70 सीटर टर्बोप्रॉप छोटा पड़ जाता है। और तीसरा पॉइंट। तीसरा, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। ये MAU तो सिविल एयरक्राफ्ट के लिए है, लेकिन एम्ब्रायर एक डिफेंस जाइंट भी है। वो C390 मिलेनियम जैसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती है। तो सिविल बेस का फायदा डिफेंस में मिल सकता है। हाँ, सिविल जेट्स के लिए बना इंडस्ट्रियल बेस, सप्लाई चेन और स्किल्ड वर्कफोर्स आसानी से डिफेंस प्रोडक्शन की ओर पिवट कर सकता है। इसे ड्यूअल यूज इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी तो होंगे। भारत में प्लेन बनाना इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज है सर्टिफिकेशन, मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हाँ, भारत में असेंबल हुए एयरक्राफ्ट के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और ग्लोबल एजेंसीज जैसे ESA और FAA से सर्टिफिकेशन लेना एक बहुत ही रिगरस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें सेफ्टी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। और दूसरा चैलेंज है सप्लाई चेन। एक प्लेन हजारों हाई प्रिसिजन एरोस्पेस कंपोनेंट से बनता है। एवियोनिक्स, इंजन्स, लैंडिंग गियर। और ये सब भारत में नहीं बनते। हॉल फैसिलिटीज के लिए टैक्स हॉलिडेज जैसी पॉलिसीज लानी होंगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने जियोस्टार की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की जांच को चुनौती दी गई थी। हाँ, मामला केरला के टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का है। ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है? मतलब जब कोई बड़ी कंपनी अपनी मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल करके छोटे कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने की कोशिश करती है। हाँ, जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने ये फैसला सुनाया। मामला ये था कि एशियनेट डिजिटल नेटवर्क ने शिकायत की थी कि जियोस्टार, जो कि एक डोमिनेंट प्लेयर है, अपने कुछ चुनिंदा कॉम्पिटिटर्स को डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग और प्रेडेटरी डिस्काउंट्स दे रहा है, जिससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। UPSC के लिए ये टॉपिक कहाँ इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक GS पेपर 2 में स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी CCI के फंक्शंस और पावर्स और जुडिशरी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही GS पेपर 3 में मार्केट मोनोपोली और फेयर कंपटीशन के लिए भी रेलेवेंट है। इस केस में मुख्य कानूनी विवाद क्या था? जियोस्टार का क्या तर्क था? ये एक क्लासिक टर्फ वॉर है। सेक्टरल रेगुलेटर, इस केस में TRAI, और मार्केट रेगुलेटर यानी CCI के बीच। अच्छा, जुरिस्डिक्शन का मामला है। हाँ, जियोस्टार का तर्क था कि टीवी सेक्टर में प्राइसिंग और टैरिफ से जुड़े मुद्दे ट्राई के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, CCI के नहीं। उन्होंने 2018 के CCI vs भारती एयरटेल केस का हवाला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। नहीं, कोर्ट ने कहा कि ट्राई का काम टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और टैरिफ्स तय करना है, लेकिन प्रेडेटरी प्राइसिंग और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कोर कंपटीशन इश्यूज हैं और इनकी जांच करना CCI का ही काम है, जैसा कि कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 4 में साफ-साफ लिखा है। तो इस फैसले का महत्व क्या है? इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसके 3 बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, रेगुलेटरी जूरिस्प्रूडेंस। मतलब ये फैसला साफ करता है कि किसी सेक्टोरल रेगुलेटर जैसे ट्राई या RBI या सेबी के होने से CCI का जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं हो जाता। दोनों के डोमेन अलग-अलग हैं। बिल्कुल, टेक्निकल कंप्लायंस सेक्टरल रेगुलेटर देखेगा, लेकिन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की जांच CCI ही करेगा। ये CCI की भूमिका को सेंटिनल ऑफ द मार्केट यानी बाजार के प्रहरी के रूप में मजबूत करता है। दूसरा इम्प्लीकेशन? दूसरा है कंज्यूमर वेलफेयर। जियोस्टार पर 50% से ज्यादा डिस्काउंट देने का आरोप है। शॉर्ट रन में ये कंज्यूमर को अच्छा लगता है कि हमें सस्ता मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में
ये खतरनाक हो सकता? एग्जैक्टली अगर ये प्रेडेटरी है, यानी इसका मकसद कंपेटिटर्स को खत्म करके मोनोपोली बनाना है, तो लॉन्ग रन में वही मोनोपोलिस्ट कीमतें बढ़ाकर कंज्यूमर को ही नुकसान पहुंचाएगा। और तीसरा है जुडिशियल एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर दखल देने से मना कर दिया। इससे यह सिद्धांत स्थापित होता है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज के इन्वेस्टिगेशंस को प्रीमेच्योर जुडिशियल रिव्यू से रोकना नहीं चाहिए। पहले जांच पूरी होने दो, तथ्य सामने आने दो, फिर कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर की गई है। हाँ, ये मामला रेगुलेशन 3C से जुड़ा है। इस रेगुलेशन में ऐसा क्या है? इस रेगुलेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को शामिल किया गया है। तो याचिकाकर्ता का क्या कहना है? याचिकाकर्ता का कहना है कि यह परिभाषा नॉन इंक्लूजनरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के छात्रों के पास कास्ट बेस्ड हरासमेंट के खिलाफ कोई इंस्टीट्यूशनल रिकोर्स नहीं बचता। ये रेगुलेशंस बनाए क्यों गए थे? इसका बैकग्राउंड क्या है? इनका बैकग्राउंड रोहित वेमुला और पायल तादवी जैसे छात्रों की दुखद आत्महत्याओं से जुड़ा है। इन घटनाओं ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में माइनराइज्ड कम्युनिटीज के खिलाफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन यानी व्यवस्थागत भेदभाव को उजागर किया था। तो ये एक प्रोटेक्टिव मेजर था। हाँ, इन रेगुलेशंस के तहत हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी सेल्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति का प्रावधान है, ताकि शिकायतों का तेजी से निपटारा हो सके और एक सेफ कैंपस एनवायरनमेंट बनाया जा सके। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या है? दोनों पक्षों के तर्क क्या हो सकते हैं? ये एक बहुत ही न्यूआंस डिबेट है। याचिकाकर्ता का तर्क फॉर्मल इक्वालिटी के सिद्धांत पर आधारित है। फॉर्मल इक्वालिटी? हाँ, आर्टिकल 15 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ कास्ट। यहाँ एनी सिटीजन शब्द महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि विक्टिम की परिभाषा को SC, ST, OBC तक सीमित करके स्टेट एक तरह से सभी नागरिकों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो आर्टिकल 14 का कोर है, देने में फेल हो रहा है। और सरकार का क्या तर्क हो सकता है? सरकार सब्सटैंटिव इक्वालिटी का तर्क दे सकती है। संविधान स्पेशल प्रोविजंस की इजाजत देता है ताकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का उत्थान हो सके। आर्टिकल 15(4)? बिल्कुल। सरकार कह सकती है कि ये रेगुलेशंस एक टारगेटेड इंटरवेंशन है, जो एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल रियलिटी को एड्रेस करते हैं कि भारत में जातिगत भेदभाव स्ट्रक्चरली एसिमेट्रिक है और मुख्य रूप से SCs, STs, OBCs को प्रभावित करता है। मतलब ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक रूप है? हाँ, आप कह सकते हैं। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये कैंपस लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा? ये केस रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन और कैंपस सेफ्टी नेट्स की इंक्लूसिविटी पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका को मान लेता है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक कास्ट न्यूट्रल ग्रीवियंस मैकेनिज्म अपनाना पड़ सकता है, जैसे एंटी रैगिंग स्क्वाड्स में होता है। हाँ, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे एंटी दलित बायस पर जो स्पेसिफिक फोकस था वो डाइल्यूट हो सकता है, यानी कमजोर पड़ सकता है। ये फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी के बीच के तनाव को दिखाता है, जो भारतीय संविधान का एक सेंट्रल थीम है। एनवायरनमेंट से जुड़ी एक चिंताजनक खबर है। वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज यानी ESA घोषित करने को लेकर केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच डेडलॉक बना हुआ है। हाँ, और ये डेडलॉक कई सालों से चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे MOEFCC कहते हैं, ने इस पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि वो कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज करती है। पूरी तरह से खारिज? हाँ, कर्नाटक का तर्क है कि इन रिस्ट्रिक्शन से मलनाड रीजन के लोगों की लाइवलीहुड यानी आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। ये GS पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन और GS पेपर 2 फेडरलिज्म दोनों के लिए क्लासिक केस स्टडी है, जहां नेशनल इकोलॉजिकल गोल्स और लोकल इकोनॉमिक नीड्स में टकराव है। बिल्कुल। ये गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी का पूरा मामला क्या है, इसे फिर से विस्तार से समझाइए, क्योंकि ये बार बार खबरों में आता है। बिल्कुल। 2011 में आई थी गाडगिल कमेटी। इसे वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल भी कहते हैं। इसने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और प्रो एनवायरनमेंट अप्रोच लिया था।
उसकी सिफारिशें क्या थीं? इसने पूरे वेस्टर्न घाट्स को ईएसए घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसमें जोन 1, 2, 3 के हिसाब से ग्रेडेड प्रोटेक्शन हो। जोन 1 में कोई भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी अलाउ नहीं थी। इसने बॉटम अप अप्रोच पर जोर दिया, जिसमें ग्राम सभास को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाना था। लेकिन इसे टू रिस्ट्रिक्टिव माना गया। हाँ, तो सरकार ने 2013 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई। इसने गडगिल रिपोर्ट को थोड़ा वाटर डाउन किया ताकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाया जा सके। इसने क्या कहा? इसने सिर्फ 37% लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से को ईएसए घोषित करने की सिफारिश की और माइनिंग, क्वारिंग, थर्मल पावर प्लांट्स जैसी रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज पर कंप्लीट बैन लगाने को कहा। लेकिन राज्य इसे भी नहीं मान रहे। नहीं, 2013 से लेकर अब तक यानी 13 साल से केंद्र के कई ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं, पर राज्य, खासकर कर्नाटक और केरला, इसे मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। तो ये एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की लड़ाई है। बिल्कुल, ये क्लासिक एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट है। राज्य का पर्सपेक्टिव है कि ईएसए नॉर्म्स से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनाना मुश्किल हो जाता है और कॉफी, अरेका, रबर प्लांटेशंस पर असर पड़ता है, जो वहां की लोकल इकोनॉमी की रीढ़ है। और इकोलॉजिस्ट्स का क्या कहना है? इकोलॉजिकल इंपेरेटिव ये है कि वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहां से साउथ इंडिया की कई नदियां निकलती हैं। और हाल की आपदाएं भी इसी से जुड़ी हैं। हाँ, वायनाड में जुलाई 2024 के लैंडस्लाइड्स और कोडागू में बार-बार आने वाली बाढ़ दिखाती हैं कि इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को नजरअंदाज करने की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? ये डेडलॉक कब तक चलेगा? समाधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में है। फॉरेस्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, यानी ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। तो करना क्या चाहिए? सिर्फ रिजेक्शन से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड ट्रूथिंग की जरूरत है। इसका मतलब है सैटेलाइट इमेजरी के साथ साथ जमीन पर जाकर बाउंड्रीज को फिजिकली वेरीफाई किया जाए ताकि ह्यूमन हैबिटेशंस, एग्रीकल्चरल लैंड्स को ईएसए से बाहर रखा जा सके और प्रिस्टीन फॉरेस्ट को सख्ती से प्रोटेक्ट किया जा सके। एक और समाधान इंसेंटिवाइजेशन हो सकता है। बिल्कुल। 16th फाइनेंस कमीशन जो टैक्स डिवॉल्यूशन का फॉर्मूला तय करेगी, वो फॉरेस्ट कवर के लिए ज्यादा वेटेज दे सकती है। इससे राज्यों को कंजर्वेशन के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। अगर कंजर्वेशन से रेवेन्यू मिलेगा तो राज्य खुद आगे आएंगे। बैंकिंग सेक्टर से खबर है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने नेशन वाइड स्ट्राइक का आह्वान किया था, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सर्विसेज काफी प्रभावित हुई। इनकी मुख्य मांग क्या है? इनकी मुख्य और एकमात्र मांग है 5-day वर्क वीक, यानी सभी सैटरडेज को हॉलिडे घोषित किया जाए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज और आरबीआई में होता है। हो गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और लेबर वेलफेयर के लिए रेलेवेंट है। इस मांग के पीछे उनका तर्क क्या है? क्या इससे काम प्रभावित नहीं होगा? उनका तर्क काफी लॉजिकल है। वो कहते हैं कि 24/7 डिजिटल बैंकिंग, खासकर यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिंग के आने से ज्यादातर ट्रांजैक्शंस अब डिजिटल हो रहे हैं। ये तो सही बात है। अब ब्रांच कौन जाता है? हाँ, कैश विड्रॉल के लिए एटीएम्स हैं, तो फिजिकल ब्रांचेस को सैटरडे को खुला रखने की जरूरत कम हो गई है। तो काम के घंटों का क्या होगा? वे प्रपोज कर रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स को 40 मिनट बढ़ा दिया जाए ताकि लॉस्ट मैन आवर्स की भरपाई हो सके। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इसके फायदे भी हैं। बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट्स जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट कम होगी और एम्प्लॉई वेलबींग और वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर होगा। लेकिन चिंता ग्रामीण शाखाओं को लेकर है, जहां डिजिटल पेनिट्रेशन अभी भी कम है और लोग ब्रांच पर ज्यादा निर्भर हैं। 77th रिपब्लिक डे परेड के नतीजों की घोषणा हो गई है। बेस्ट टैब्लोज यानी सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? इस साल की परेड का थीम था 150 Years ऑफ वंदे मातरम। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान मिला है गुजरात को। गुजरात का थीम क्या था? उनका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के फ्रीडम स्ट्रगल में रोल को दिखाया। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जिनका थीम था महाकुंभ 2025, और तीसरे पर उत्तराखंड रहा, जिनका थीम कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स था। और बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट? बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट आर्मी में और सीआरपीएफ सीएपीएफ में मिला है। प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कुछ और हाइलाइट्स जिन पर सवाल बन सकता है। हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नोट कर लें। पहला, अशारी कांडी, जो असम टैब्लू में था। अशारी कांडी? हाँ,
ये आसाम के धुबई जिले का एक गांव है जो टेराकोटा क्राफ्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। उनकी झांकी में हाथीमा डॉल दिखाई गई थी। हाथीमा डॉल। हाँ, ये एक यूनिक आर्टिफैक्ट है। एक माँ जिसके हाथी जैसे कान हैं और गोद में एक बच्चा है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा उस्ता आर्ट, जो राजस्थान टैब्लू में था। ये बीकानेर की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसमें कैमल लेदर पर सोने की नक्काशी, जिसे मुनावती वर्क कहते हैं, की जाती है। ये बहुत ही इंट्रिकेट आर्ट है। और थीम वंदे मातरम के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। हाँ, कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल आनंद मठ, जो 1882 में आया, से लिया गया है, सन्यासी रेबेलियन के कॉन्टेक्स्ट में। इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में गाया था। अब बात साइंस एंड टेक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के वैज्ञानिकों को संबोधित किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिजिनस सिस्टम के प्रदर्शन की सराहना की। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर को एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के संदर्भ में मेंशन किया गया है, जहां मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को रियल कॉम्बैट लाइक सिचुएशन में वैलिडेट किया गया। तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। हाँ, रक्षा मंत्री ने आकाश मिसाइल सिस्टम की सफलता का विशेष रूप से उल्लेख किया और वैज्ञानिकों से अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जैसे कटिंग एज फ्रंटियर्स पर फोकस करने का आग्रह किया। इसका मेंस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? ये सिर्फ एक भाषण था या इसके गहरे मायने हैं? इसके गहरे मायने हैं। पहला, वैलिडेशन ऑफ इंडिजनाइजेशन। इस तरह की ऑपरेशनल सक्सेस डिफेंस में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का काम करती है। मतलब ये दिखाता है कि हमारे हथियार काम करते हैं। हाँ, सिर्फ पेपर पर ही नहीं बल्कि फील्ड में भी इफेक्टिव हैं। इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटी की ओर नैरेटिव शिफ्ट होता है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा, फ्यूचर टेक। हाइपरसोनिक्स यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, मैक 5+ स्पीड वाली मिसाइल्स पर फोकस। ये दिखाता है कि भारत अब चाइना और रशिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की बराबरी करना चाहता है। ये सिर्फ डिटरेंस से स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की ओर एक कदम है। अब नजर डालते हैं आज के 2 महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स पर। पहला द हिंदू से है, इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन पर। एडिटोरियल का टाइटल है माइंड द टाइम। इसका कोर आर्ग्यूमेंट है कि भारत में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है और ये अनइवन है। अनइवन मतलब? साउदर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स से ज्यादा तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। 2050 तक भारत की 20% आबादी एल्डरली यानी 60 साल से ऊपर होगी। तो एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है? एडिटोरियल कहता है कि हमें फैमिली बेस्ड केयर के ट्रेडिशनल मॉडल से पब्लिक फंडेड जेरियाट्रिक केयर की ओर शिफ्ट करना होगा। माइग्रेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज के कारण अब सिर्फ परिवार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ये एक चेतावनी भी है। बिल्कुल, यह चेतावनी देता है कि अगर रोबस्ट सोशल पेंशन और हेल्थ केयर सेफ्टी नेट नहीं बनाया गया तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक बर्डन में बदल सकता है। दूसरा एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस से है, भजन क्लबिंग पर। ये एक नया टर्म है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। इसका मतलब है कि युवा अब मॉडर्न कॉन्सर्ट जैसे एनवायरनमेंट में, कैफेज में डिवोशनल म्यूजिक जैसे कीर्तन या भजन में हिस्सा ले रहे हैं। तो एडिटोरियल इसे कैसे देखता है? एडिटोरियल इसे एक कल्चरल सिंथेसिस के रूप में देखता है, जहां जेनजी रिजिड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किए बिना स्पिरिचुअल टेदरिंग यानी एक आध्यात्मिक जुड़ाव ढूंढ रही है। ये मॉडर्निटी के पैकेज में रूट्स की ओर वापसी का संकेत है। मतलब ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का फ्यूजन। हाँ, कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्विक फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। पहला, सांख्यिकी। ये क्या है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी का नया मैस्कॉट है, जिसे स्टैटिस्टिकल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का प्रतीक है। दूसरा, हलवा सेरेमनी। ये बजट प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले होने वाला एक ट्रेडिशनल इवेंट है। इसके बाद बजट बनाने वाले ऑफिशियल्स नॉर्थ ब्लॉक में लॉक इन हो जाते हैं जब तक बजट पेश ना हो जाए। यूनियन बजट 2026 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तीसरा, चाटरगला पास कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में एक हाई माउंटेन पास है जो भाद्रवा को बसोली से जोड़ता है। हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा बर्फ हटाने के कारण ये खबरों में था। चौथा, पैक्स सिलिका। ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए एक US लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। पैक्स रोमाना से प्रेरित ये नाम दिखाता है कि अब सिलिकॉन चिप्स जियोपॉलिटिक्स का केंद्र हैं।
भारत इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा है। और पांचवा, रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस स्टार जिन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है। उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स जीता था, जो उनके करियर का एक बड़ा हाईलाइट है। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज का पहला सवाल जीएस पेपर 2 IR से है। द कंक्लूजन ऑफ द इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट marks a definitive shift from protectionism to strategic economic integration. Analyze the significance of this agreement in the context of global supply chain diversification and India's Make in India ambitions. 250 words. इस सवाल का जवाब लिखते समय स्ट्रक्चर का ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन में मदर ऑफ ऑल डील्स और इकोनॉमिक स्केल 25% ग्लोबल GDP से शुरू करें। और बॉडी के 3 हिस्से बनाएं। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, चीन से डी-रिस्किंग, डेमोक्रेटिक सप्लाई चेन और लिंक वेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में लिखें। इकोनॉमिक गेन्स, टेक्सटाइल्स, लेदर जैसे सेक्टर्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस, ग्रीन एनर्जी में टेक ट्रांसफर और सर्विसेज सेक्टर के पोटेंशियल गेन्स का जिक्र करें। चैलेंजेस, नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे CBM, लेबर स्टैंडर्ड्स और डोमेस्टिक डेयरी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने की चुनौती को भी हाईलाइट करें। और कंक्लूजन में बताएं कि ये डील भविष्य के FTAs जैसे UK और ओमान के साथ के लिए टेम्पलेट है और मेक इन इंडिया में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। दूसरा सवाल GS पेपर 3 एनर्जी से है। डिस्कस इंडिया स्ट्रैटेजी ऑफ एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एज हाइलाइटेड ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2026। हाउ डज इट बैलेंस इमीडिएट एनर्जी सिक्योरिटी विद लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स? 150 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन में IEW 2026 और $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट कॉल का रेफरेंस दें। बॉडी में 3 पॉइंट्स में स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करें। कौन से 3 पॉइंट्स? मिडिल ईस्ट रशिया पर निर्भरता कम करके साउथ अमेरिका जैसे BPCL, पेट्रोब्रास डील की ओर बढ़ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनिंग कैपेसिटी को 300 MMPA तक बढ़ाकर एक्सपोर्ट हब बनना। ग्रीन बैलेंस, बायोफ्यूल्स, SAF और ग्रीन हाइड्रोजन पर एक साथ जोर देना, जो नेट जीरो 2070 लक्ष्य के लिए जरूरी है। और कंक्लूजन में लिखें कि ये स्ट्रैटेजी प्रैग्मैटिक है। भारत फॉसिल फ्यूल स्टेबिलिटी का इस्तेमाल ग्रीन ट्रांजिशन को फंड और फ्यूल करने के लिए कर रहा है। चलिए, अब आज की चर्चा पर आधारित एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं सवाल पूछूंगी और फिर हम जवाब और उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। जरूर। Q1. The Sankheki mascot, recently seen in the news, is associated with which ministry? A. Ministry of Finance, B. Ministry of Education, C. Ministry of Statistics and Program Implementation, D. Ministry of Science and Technology. इसका सही जवाब है C. Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI। सांख्यिकी को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और डेटा के यूसेज को पब्लिक के बीच पॉपुलराइज करने के लिए लॉन्च किया गया है। Q2. Consider the following statements regarding the India-EU Free Trade Agreement. 1. It is India's first FTA with a major developed Western economy. 2. It includes a specific provision for investment protection. 3. The deal was concluded after negotiations that originally began in 2007. Which of the statements given above are correct? Options है A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 and 3 only, D. 1, 2 and 3। सही जवाब है D. 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ये भारत का पहला ऐसा डीप ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और GIs भी शामिल हैं और इसकी बातचीत 2007 में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA के नाम से शुरू हुई थी। Q3. Ashare Kandi, showcased in the Republic Day 2026 parade, is famous for A. Bamboo crafts of Mizoram, B. Terracotta crafts of Assam, C. Wood carving of Nagaland, D. Stone sculpture of Odisha। सही जवाब है B. Terracotta crafts of Assam। अशारे कांडे असम के धुबरी जिले में है और टेराकोटा क्लस्टर के लिए जाना जाता है, खासकर हाथीमा डॉल के लिए। Q4. The term Operation Sindoor, recently mentioned by the Defense Minister, is related to A. Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR, B. Counterterrorism and Border Defense, C. Deep Sea Mining Expedition, D. Space Debris Removal Mission। इसका जवाब है B. Counterterrorism and Border Defense। रक्षा मंत्री के भाषण में इसका जिक्र
एक सफल मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में किया गया था, जिसमें इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स जैसे आकाश मिसाइल का प्रदर्शन हुआ। Q5, the E-19E2 and E-19-5E2 aircraft, recently in the news for being manufactured in India, belong to which aerospace company? A. Boeing, B. Airbus, C. Embraer, D. Bombardier. सही जवाब है सी एम्ब्रेयर। अदानी डिफेंस ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ इन रीजनल जेट्स को भारत में बनाने के लिए MOU साइन किया है। तो ये थी आज 27 जनवरी 2026 की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की हमारी विस्तृत चर्चा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि यूपीएससी के लिए आज के की टेकअवेज क्या हैं। हाँ बिल्कुल। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके हर पहलू को, खासकर CBAM, GIs और सेक्टोरल इम्प्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। ये GS2 और GS3 दोनों के लिए क्रूशल है। हाँ, इस पर तो फुल क्वेश्चन बन सकता है। इंडियाज एनर्जी स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, ब्राजील डील, रिफाइनिंग हब एम्बिशन और ग्रीन ट्रांजिशन पैराडॉक्स, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं। एनर्जी सिक्योरिटी पर निबंध में भी ये पॉइंट्स काम आएंगे। अदानी एम्ब्रेयर डील और उड़ान स्कीम का कनेक्शन, ये मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। एविएशन सेक्टर के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसले, एक CCI और सेक्टरल रेगुलेटर्स के जुरिस्डिक्शन पर और दूसरा आर्टिकल 14 और 15 से जुड़ा UGC रेगुलेशंस का मामला। पॉलिटी के लिए हॉट टॉपिक्स, वेस्टर्न घाट्स का मुद्दा जो एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट और फेडरलिज्म का एक स्थायी विषय है। गाडगिल और कस्तूरीरंगन कमिटीज को रिवाइज जरूर करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार आपके लिए। हमने आज इंडिया EU FTA पर इतनी बात की, जो दिखाता है कि कैसे आर्थिक जरूरतें देशों को करीब ला सकती हैं, लेकिन हर देश अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो सोचिए, एक ग्लोबलाइज दुनिया में फ्री ट्रेड और नेशनल प्रोटेक्शनिज्म के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को।